इसमें परफॉर्मिंग आर्ट आई है, मतलब एक आर्ट का जिक्र हुआ है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। आर्ट दो फॉर्म में होती हैं, विजुअल और परफॉर्मिंग आर्ट। देखेंगे हम कौन कौन सी होती हैं, क्या अंतर होता है। फिर उसमें एडिटोरियल आया, जो एडिटोरियल के बारे में पढ़ेंगे। क्लाइमेट एक्शन रिपोर्ट जो भी एडिटोरियल में आया, CDRI मतलब पूरा एडिटोरियल आया ना उससे रिलेटेड, कि क्लाइमेट अभी एडप्टेशन सबमिट हुई थी नीदरलैंड जनवरी में, तो उसके ऊपर आर्टिकल आया, वो पढ़ेंगे हम। फिर कुछ उसमें वो टाइगर से ऊपर चीज़ आई है, तो उनसे रिलेटेड जो बॉडी है, जैसे नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, फिर नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ है, फिर और क्या क्या होता है, वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड क्या होता है, किस एक्ट से बनी, थोड़ा देख लेंगे। उसके प्रॉब्लम क्या हो रही है, टाइगर हैबिटेट डिक्रीज हो रहा है। फिर लोक अदालत का एक आया, लोक अदालत कंप्लीट पढ़ लेंगे, उसके बाहर कोई जाने की ज़रूरत नहीं है कि क्या पूरी लोक अदालत है। लास्ट जो इशू आया उसमें एक पेपर आएगा, उसमें कलियरी पट्टू दिखा रखा है, तो हम पढ़ेंगे कुछ कुछ इनको ऐड कर दिया गया है नेशनल स्पोर्ट में, इन चार चीज़ों को, वो हम देखेंगे। फिर AQI के बारे में है, AQI पूरा पढ़ लेंगे। AQI क्या होता है, सफ़र क्या होता है, इनके कंपोनेंट क्या होते हैं, दोनों के अंतर देख लेंगे। ठीक है, तो हम अपने हिंदू पे आ जाते हैं। हिंदू वाली न्यूज़ में क्या आया, अपने हिंदू पे आ जाते हैं। जस्ट वेट अ मिनट। पहली न्यूज़ जो हिंदू से रिलेटेड आती है वही आती है कि जो अभी जो ये डिसएंगेजमेंट स्टार्ट हो गया, मतलब कि ये टूटना स्टार्ट हो गया है, कि रिमूव करना स्टार्ट है फर्स्ट फेज़, जो आर्मी का फर्स्ट फेज़ होना स्टार्ट हो गया है। तो वो तो इम्पोर्टेंट नहीं है, हम 2 दिन से पढ़ रहे हैं पूरा उसके बारे में। पेंगोंग लेक के आसपास क्या है, तो इसमें कुछ और लोकेशन आई है। चुशुल तो हमने कल देख ही लिया था। एक मोल्डो आई है, मोल्डो। मोल्डो मैप में नहीं मिली क्योंकि ये स्ट्रेटेजिकल लोकेशन है, तो उसका नाम नहीं था, पर मैं आपको बता रहा हूँ मोल्डो। बोला गया है कि इंडिया चुसूल की साइड आ जाएंगे ट्रुप्स, और चाइना टू मोल्डो, और फिर कुछ दिन बाद इंडिया के ट्रुप तारा रोंगो पोस्ट पे आ जाएंगे, और चाइनीज दोड़जो पे पहुंच जाएंगे। फिर देखो, मैंने कल बताया दिपसेंग प्लेन बताए थे, मैंने आपको गलवान बताया था, तो एक बार मैप को कुछ मैंने और ऐड किए हैं आज। आज फिर वो एक मैप में जाके हम अपना देख लेते हैं। मैप में जाके हम थोड़ा सा और देख लेते हैं क्या ऐड हुआ है। सॉरी सॉरी, नेट स्लो है ना इसलिए। मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से ऐड हुए हैं, जो मैंने अभी आज ऐड किए हैं, और लोकेशन ऐड हो गई है। कल हमने कौन कौन सा पढ़ा था, कल हमने कौन कौन सा पढ़ा था, सबसे ऊपर हमने कौन सा पढ़ा था, दिपसेंग प्लेन पढ़े थे सबसे ऊपर हमने, ये वाले दिपसेंग प्लेन सबसे ऊपर है। उसके नीचे हमने पढ़ा था गालवान, जो वैली है, रिवर है, वो पढ़ा था हमने। उससे नीचे हमने कौन सा पढ़ा था, स्पिंग मिक विलेज है जिसमें 3 इडियट की शूटिंग हुई है। उससे नीचे कौन सा था, चुसूल, जिसपे हटने के लिए इंडिया हटेगा। और उसके नीचे एक और पढ़ेंगे रोंगो, जो मैंने अभी बताया ना रोंगो, ये रोंगो उससे नीचे। और लास्ट में कौन सा है, ये आएगा डैमचौक। तो ये कुछ लोकेशन ऊपर से नीचे तक याद रखना। नीचे आएगा, सबसे नीचे आएगा डैमचौक। तो ये सारी कुछ लोकेशन है जो मैंने आपको बता दिए हैं सारे। इसमें जो नेम आया, गालवान बता दिया, डैनचौक बता दिया, रोंगो बता दिया, आपको चुसूल डिस्ट्रिक्ट बता दिया। एक बार और दिखा देता हूँ आपको मैं ये सारी लोकेशन मैप में, एक और बार दिखा दें। सबसे ऊपर कौन सा है आपका, दिपसेंग प्लेन है, ये आपका एक्साई चीन वाला इलाका है सारा, इधर वाला तिब्बत वाला। उसके नीचे गलवान आएगा। उसके नीचे आपका आएगा स्पिंग मिक विलेज, जिसमें 3 इडियट की शूटिंग हुई है। उसके नीचे आएगा चुसूल, और उसके नीचे आएगा रोंगो, और सबसे नीचे आएगा डैमचौक, जो सबसे नीचे आएगा डैमचौक। इन पे डिस्प्यूट है इंडिया और चाइना का, इन पे ही डिस्ट्रीब्यूट है। ये कुछ लोकेशन है, तो आपको नॉर्थ साउथ लगाने के लिए आएंगी, तो आप इजीली लगा सकते हैं। वी हैव टू बैक आवर हिंदू। तो हिंदू इसमें यही है कि लोकेशन इंपॉर्टेंट है। जो लोकेशन दी, अगली न्यूज़ पे चलते हैं। एक न्यूज़ आई तमिलनाडु में, जो फायर वर्क होते हैं ना, मतलब जैसे पटाखे बनाने की फैक्ट्री होती है, उसमें विस्फोट हो गया और उसमें 15 से लोग मर गए हैं। अब आपको कुछ नहीं पढ़ना, फायर सेफ्टी जो कुछ रूल्स गाइडलाइंस है उस डिजास्टर रोकने के लिए, वो गाइडलाइंस हम पढ़ेंगे, पर मैंने आज कवर नहीं किए हैं। क्यों कवर नहीं किया, ऑलरेडी मैं 3 बॉडी आपको पढ़ाऊंगा आज। जो नेशनल की 3 बॉडी हैं वो पढ़ाऊंगा, फिर लंबी वीडियो हो जाती है, अपलोड नहीं होती है। फिर उन्होंने, मतलब कोर्ट ने एक आपको, नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, कोर्ट ने एक चीज़ बोली है कि इंटर आप मैरिज करोगे तो जो कास्ट टेंशन होती है ना, कास्टिज्म की टेंशन होती है, वो कम हो सकती है। इसमें लिखा है कि एजुकेटेड यंग बॉय मतलब गर्ल इज चूजिंग देयर लाइफ पार्टनर विच इज टर्न टू द डिपार्चर फ्रॉम अर्लियर नॉन सोसाइटी, जो होती थी मतलब पुरानी सोच एक नई सोच में बदल सकती है। और कास्ट जो टेंशन है
वो कम हो सकती हैं। इसके लिए मैंने आपके स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 पढ़ाया था, कई बार पढ़ा चुका हूँ, 2 दिन पहले भी पढ़ाया था। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 वो क्या बोलता है थोड़ा सा बता देता हूँ। इरिस्पेक्ट ऑफ कास्ट, आप कास्ट से ऊपर उठ के शादी करोगे, उसमें कास्टिज्म नहीं पूछी जाएगी। किसी भी रीजन से आप बिलोंग करते हो, इंडिया से, फॉरेन से, कहीं से भी, तो उस एक्ट क्या बोलता है, वो कास्टिज्म के ऊपर शादी नहीं होती है। वो इरिस्पेक्टिव ऑफ योर कास्ट, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर प्लेस, कहीं से भी हो तो उसमें आप मैरिज कर सकते हो। तो कौन सा है, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। उसमें सेक्शन 1 सेक्शन 5 करके था कि आपको 1 महीना पहले डिक्लेयर करना पड़ता था अगर आप शादी कर रहे हो तो। वो भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस पर भी रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि राइट टू प्राइवेसी के अगेंस्ट है, हम अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं, प्राइवेसी रहनी चाहिए। तो उस पर भी जो उसमें एक डिफॉर्मेलिटीज़ थी वो भी ऑलरेडी हट चुकी है, ऐसा लिखा आ जाए कि वो 1 महीने पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, बताना होगा प्रॉपरली शादी से पहले, तो वो भी हट चुका है उसके अंदर से। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 उसकी बात की गई है। नेक्स्ट न्यूज़ आती है पपेट्री, मतलब ये पपेट मास्टर विद चिप इन द ब्रेन, मतलब कि ये ट्रेडिशनल एक फॉर्म होती थी मतलब विजुअलाइजेशन की, तो उसे यूटिलाइज करते हो। कत्थक सिखाते हैं ना, एक बॉक्सर रहता है उसके अंदर कत्थक कर करके दिखाते हैं, एक्सप्रेशन दिखाते हैं कत्थक के, तो उस टाइप से ये पपेट मतलब पपेट वाली आर्ट होती थी, मतलब परफॉर्मिंग आर्ट होती थी। ये परफॉर्म करते थे इसमें, तो उसमें क्या किया, रोबोट का यूज़ किया जाएगा, रोबोटिक यूज़ किया जाएगा। ये टेक्नोलॉजी डेवलप होगी तो रोबोट यूज़ किया जाएगा। तो इस आर्ट के नाम है, मैं इसको आपको बेसिक में ले जाता हूँ कि आपको सारी आर्ट पता लग जाए। पहली बात क्या आता है इसमें, एक मिनट रुकिए, जो फर्स्ट पेपर पे आते हैं, आर्ट फॉर्म 2 टाइप की होती हैं। एक तो विजुअल आर्ट होती है जो आप देख सकते हो, ठीक है ना, जैसे पेंटिंग देख सकते हो, आर्किटेक्चर देख सकते हो, और स्कल्पचर और पॉटरी देख सकते हो। एक होती है परफॉर्मिंग आर्ट जो परफॉर्म की जाती है, जैसे इंडियन डांस हो गया, इंडियन लैंग्वेज हो गई, और आपका थिएटर्स हो गए। थिएटर्स वही पपेट्री वाले थिएटर्स जो होते हैं, तो उसी की कुछ आर्ट है। ये भी पपेट्री जो आर्ट है 4 टाइप की है। एक तो स्ट्रिंग पपेट्री होगी, मतलब वो तागे से नचाते रहते हैं ना, वो नीचे से हाथ, अपने हाथों को हिला के वो तागे से वो नचाते रहते हैं, वो कथकली हिलती रहती है, जो आपकी वो क्या नाम, कथकपुती जो हिलती रहती है वो, तो राजस्थान में होती है, जो होती है कथकपुती, जो होती है कठपुतली, जो होती है सॉरी कठपुतली जो होती है राजस्थान में, कठपुतली की तरह नचाते हैं, तो स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं, तार का यूज़ करते हैं उस परफॉर्म करने के लिए। और दूसरी, तुम नाम याद रखना कौन सी स्टेट की है। फिर आती है कुंदरी करके, ये उड़ीसा की है। फिर आती है गोम बेटिया करके, गोम्बी यीता, ये कर्नाटक की है। फिर आती है बोमला, फिर आती है बोमला थम, बोमला थम करके, तमिलनाडु का डिफिकल्ट नेम, आप थोड़ा पढ़ लेना अपने तरीके से। GOM करके BOM करके उल्टा हो गया तो कर्नाटक और उसकी। फिर आती है शेडो पपेट्री। शेडो का मतलब क्या होता है कि आपको वाइट सा पड़ता होगा, पीछे लाइट जल रही होगी, वो हाथ, मतलब वो क्या करते हैं, वो शेडो पीछे वो काम करते रहते हैं, दिखाते रहते हैं, परफॉर्म करते रहते हैं, वो शेडो दिखाई देगी बस आपको। जो आज की न्यूज़ में आई है वो शेडो पपेट्री में आती है। देखो मैंने आपको दिखा रहा हूँ, फोटो में दिख रहा है जैसे आपको, ये शेडो दिख रही है बस आपको, और पीछे परफॉर्म कर रहे हैं वो, सामने खड़े होकर देखते हैं, तो ये होती है शेडो पपेट्री। ये कौन कौन सी होती है, कहाँ कहाँ पे होती है, बस यही जो कर्नाटक की थी आपकी गोम्बेत्ता, जो कर्नाटक की थी, इसके आगे नाम लग जाएगा तोंगलू, तो तोगालू, तोगालू नाम जुड़ जाएगा। और ये जो आंध्र प्रदेश की कौन सी है, आंध्र प्रदेश के थालू बोमलतम, जो बोमलतम थी तमिलनाडु की, थालू लग जाएगा तो आंध्र प्रदेश की बन जाएगी। और एक आती है रावणचर्या, रावण छाया, रावण छाया, ये उड़ीसा की है। मतलब कि इसमें जो रामायण होती है ना, उसकी छाया दिखा के, मतलब छाया दिखती है उसमें। तो यही आपको याद रखना है। फिर जो आज न्यूज़ में आई है वो उससे ज़्यादा याद रखना। थोल पावा कातू, थोल पावा कातू इसका नाम है, केरला की है। तो ये जो आज के न्यूज़पेपर में आई है उसका नाम ये है। फिर होती हैं कि आपको रोड पपेट्री होती हैं, आप जाके सर्च कर सकते हैं, वीडियो मतलब इमेज देख सकते हैं। एक पुतलू नाचा तो जो वेस्ट बंगाल की है, और यमपुरी है जो बिहार की है, यमपुरी जो है बिहार की है। वो रॉड का यूज़ करते हैं, रॉड का वैसे करके हाथों को रॉड घुमाते रहते हैं, रॉड का वो नीचे नाचती रहती हैं वो कठपुतलियाँ। फिर ग्लव्स वाली होती है, वो ग्लव्स से वो हाथ बना के ग्लव्स पहन लेते हैं हाथ में, और उसकी परफॉर्मिंग आर्ट दिखाते रहते हैं हाथ से। तो ग्लव्स वाली पपेट्री होती है, उसका नाम दिया गया है पावा कोतू, जो केरला की है। देखो कोतू कोतू केरला से रिलेटेड आ रही है, कोतू कोतू केरला की है। एक तो इसकी शेडो वाली है और एक इसकी मतलब की ग्लव्स वाली है। तो इनके बस थोड़े से नाम याद रखना, बस यही है कि डिफ़िकल्ट नेम है, जैसे आपको पढ़ सकते हो, आपको क्या नाम, कुंदरी बता सकते हो उड़ीसा की है तुम्हारी, फिर कोई ये अपने कठपुतली बता सकते हो क्योंकि इजी नेम है इनके। फिर ये गोमपियती, गोमपियता ये कर्नाटक की, और थालू गोमपियता लग जाएगा तो आंध्र प्रदेश की हो जाएगी। तो थोड़ा ऐसे इनके नाम आपको याद ही करने पड़ेंगे।
डायरेक्टली याद करने पड़ेंगे बार बार चीज़ें। हम न्यूज़ पे आ जाते हैं, क्या है कि इसमें वो यही परफॉर्म आर्ट के जो परफॉर्मिंग आर्ट हाथ शेडो से दिखाते थे, हाथों से करते थे, अब उसमें रोबोटिक का यूज़ किया जाएगा, रोबोटिक शिक्षा। और इसमें क्या होता है, जो आपकी ये थोल पावा वाली है ना, थोल पावा कातू वाली है, इसमें क्या होता है, रामायण की इपिक दिखाई जाती है, रामायण की स्टोरी दिखाई जाती है शेडो के उससे। तो बस आपको याद रखना है, केरला में होती है परफॉर्म, ठीक है ना। और ये आर्ट की फॉर्म में भी कहीं में टेम्पल में भी देखी गई है, आर्ट की ट्रेडिशनल फॉर्म में जो आर्ट होती है ना, वो केरला के किसी किसी टेम्पल से उसके रूट्स मिलते हैं। इसके दूसरे नाम भी है, निजहक कातू और ओलक कातू करके, खोतू, ओलक खोतू करके, इसके दो अलग नाम भी है। वो मैंने नोट्स में लिख दिए हैं, आप एक बार खोल के देख लेना, यहीं पे लिख दिया, देखो मैंने इसके दोनों नाम भी यहीं पे लिख दिए हैं। तो इस टाइप की ये होती है परफॉर्म होती है। कितने टाइप की होती है, 4 टाइप की होती है पपेट्री, स्ट्रिंग तागे वाली, शेडो वाली, फिर रॉड वाली, रॉड से करते हैं, और फिर ग्लव्स वाली होती है जो दिखाते हैं। और 2 तरह की होती है, विजुअल वाली होती है, परफॉर्मिंग आर्ट होती है। परफॉर्मिंग आर्ट में आती है क्योंकि परफॉर्म करनी पड़ती है। यही सारा इसमें पूरे इसमें आया है। आगे हम चलते हैं, आगे चलते हैं। आगे आती है एयर क्वालिटी इंडेक्स से रिलेटेड रिपोर्ट आती है, एयर क्वालिटी इंडेक्स से रिलेटेड आती है। देखो एयर क्वालिटी इंडेक्स वेरी पुअर हो चुका है दिल्ली का, उससे रिलेटेड आई है। और टेम्परेचर बढ़ने लगा है, 30 डिग्री तक इंक्रीज होने लगा है दिल्ली का टेम्परेचर। जो कोल्ड वेव चल रही थी, कोल्ड वेव की डेफिनेशन भी मैंने आपको पढ़ाई थी। तो हम इसमें क्या पढ़ेंगे, एक ओवरव्यू ले लेंगे अब अपना किस चीज़ के बारे में, कि आपका वो क्या होता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा एक ओवरव्यू ले लेंगे, ठीक है। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है कि मतलब ये इसमें 6 तरह की कैटेगरी होती हैं, जैसे गुड होगी, आपकी सेटिस्फैक्ट्री होगी, मॉडरेट हो गया, पुअर हो गया, वेरी पुअर हो गया, सर और सीवियर कंडीशन। और इसमें 8 मेजर पॉल्यूटेंट होते हैं, जो कौन कौन से, आपका ओजोन हो जाएगा ग्राउंड लेवल पे, ऊपर लेवल पे अच्छी होती है ओजोन ट्रोपोस्फेयर लेवल पे, और ग्राउंड लेवल पे वो एक तरह से पॉल्यूटेंट है। फिर PM10 हो जाता है, PM2.5 हो जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, फिर अमोनिया NH3, फिर लेड PB। तो ये इसके 8 पॉल्यूटेंट है, और डेली बेसिस पे निकाला जाता है, डेली न्यूज़ में आता है डेली बेसिस पे। ये 2014 में लॉन्च हुआ था एज ए नेम ऑफ वन नंबर। देखो नंबर होते हैं ना, 0 to, जैसे गुड का नंबर होता है 0 to 40, 0 to 50 होता है। तो वन नंबर से, और वन कलर, जैसे गुड होगा तो ग्रीन सिग्नल शो करेगा, ग्रीन। अगर सर्टिफिकेट होगा थोड़ा ऑरेंज सा होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर और वेरी पुअर में डार्क रेड, और सीवियर में और खतरनाक। तो वन कलर भी होता है, और वन डिस्क्रिप्शन होता है कि मतलब वो गुड है तो उसका डिस्क्रिप्शन क्या है कि क्यों है वो। तो एक तो वन नंबर, वन कलर, वन डिस्क्रिप्शन, किसका टैगलाइन है, ये है एयर क्वालिटी इंडेक्स की, जो 2014 में लॉन्च हुआ था। ये डेवलप किसने किया था, CPCB ने डेवलप किया था, जो आपकी कौन सी है, आपकी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी ने डेवलप किया था विद IIT कानपुर के साथ मिलकर, ठीक है ना। अब मैं आपको CPCB के बारे में बताता हूँ। एक सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो वाटर एक्ट से बनी है 1974, इस एक्ट से बनी है। पर इसकी पावर और फंक्शन कहाँ से मिलती हैं, वो मिलती हैं एयर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 से पावर मिलती हैं। और ये मतलब टेक्निकल सर्विस देता है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट को, किस एक्ट से, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 से। तो आपको क्या लग रहा है, एक एक्ट से बनी है, एक एक्ट से पावर मिली है, और अपनी टेक्निकल सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट को, वो इन्वायरमेंट एक्ट 1986 से करा रहा है, ठीक है। तो आप क्या देख सकते हो, प्रिंसिपल फंक्शन CBCB के कहाँ से मिल रहे हैं, एक वाटर वाले से, ठीक है ना, इस वाले से, और एयर एक्ट 1981 से, यहाँ से प्रिंसिपल फंक्शन मिल रहा है। ये हो गया आपका जो CPCB देखता है। तो यानी कि AIQ किसके अंदर आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के अंदर आएगा AIQ। अब आ जाता है सफ़र। ये सफ़र एक सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग रिसर्च है सफ़र। ये इंडिजीनियसली डेवलप किया गया है, इंडिजीनियसली मतलब हिंदुस्तान ने ही बनाया। किसने बनाया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी जो पुणे के अंदर है, उसने बनाया है ये, ठीक है ना। उसने तो ये बनाया है, इस वाले इंस्टीट्यूट ने। रन कौन करता है, चलाता कौन है इसे, IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट अपना, तो वो इसे चलाते हैं। और फिर इसमें कौन, वो किस, ये वाला किसके अंडर आता है, IMD आता है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के। तो क्या मतलब हुआ, सफ़र कौन दिखता है, सफ़र दिखता है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, नॉट इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री, वो नहीं दिखता, इसे दिखता है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। ऐसा क्यों दिखता है IMD, क्यों दिखता है, क्योंकि सफ़र पॉल्यूटेंट के साथ साथ ना रियल टाइम, एक तो रियल टाइम आपको हाथों हाथ इन्फॉर्मेशन देता है, 24/7 वॉइस देता है। तो ये आपको क्या क्या बताता है, कलर कोडिंग के हिसाब से देता है,
72 आवर्स एडवांस वेदर फोरकास्टिंग, इसमें क्या आ गई, वेदर फोरकास्टिंग, एयर क्वालिटी के साथ साथ वेदर फोरकास्ट भी ये कर रहा है, तो इसलिए आईएमडी दिखेगी इसे, क्योंकि वेदर फोरकास्ट कौन करता है, आईएमडी करती है। और 72 आवर एडवांस बता देगा, रियल टाइम देगा, मतलब कि जो चल रहा होगा ना उसी को बताएगा, जो ऐसे नहीं बताएगा कि आज की, मतलब आज क्या कंडीशन रही वेदर की या कल बताए, ऐसा नहीं, हाथों हाथ बताएगा, 24/7 बताएगा। और ये पैन इंडिया नहीं है, ये दिल्ली, पुणे, अहमदाबाद और मुंबई के अंदर लगा हुआ है, ये पैन इंडिया नहीं है, हर सिटी में नहीं लगा, जैसे एयर क्वालिटी इंडेक्स हर सिटी में अब होने लगा है, तो ये पैन इंडिया नहीं है, ये सफ़र कुछ कुछ सिलेक्टेड सिटीज़ के अंदर लगा हुआ है सफ़र। आप जाओगे ना मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के बाद या अर्थ साइंस के बाहर, वो बहुत बड़ा एक तरह से स्क्रीन लगी हुई है, वो सफ़र की स्क्रीन लगी है, उसमें सब चीज़ चलती रहती है कि वेदर कंडीशन, ह्यूमिडिटी कंडीशन, ये वो सब, तो सफ़र की है आपकी एयर, उसमें एयर की भी कंडीशन बताता है सफ़र ये। चलो, अब सफ़र क्या है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ, मतलब क्या है, इंडिया से फर्स्ट एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम ऑपरेशन इन दिल्ली, पहली बार ये ऑपरेशन दिल्ली में हुआ था। और ये मॉनिटर क्या क्या करता है, देखो क्या क्या करता है, टेम्परेचर भी बताएगा, रेनफॉल बताएगा, ह्यूमिडिटी बताएगा, विंड स्पीड बताएगा, विंड डायरेक्शन बताएगा, यूवी रेडिएशन बताएगा, सोलर रेडिएशन बताएगा। आपको एक होमवर्क देता हूँ, जितने भी एजेंट है ना, इनके काउंट करने कुछ गैजेट होते हैं, जैसे रेन गेज होता है रेनफॉल नापने का, फिर थर्मामीटर होता है टेम्परेचर नापने का, दो मैंने बता दिए, बाकी के जो है ना, विंड स्पीड के कौन सा है, विंड डायरेक्शन का कौन सा है, ये आप होमवर्क करना। और प्लीज़ इशिता, आप आपको एक होमवर्क यही दे रहा हूँ कि आपको क्या बताना है, इनके कौन सी मशीन है उसको काउंट करने के लिए, आपको लिख कर वो ग्रुप में फ़ोटो टैग करना है। तो ये होते हैं। और एडिशनल इसमें क्या है, एडिशनली क्या है ए आई क्यू से, एक्सेप्ट NS3 जो मैंने बताया था आपको, और PB लिड जो बताया था, उसको बाहर निकाल दो, सारे सिमिलर हैं AQI के, यानी मतलब 6 तो AQI के हैं और 4 अलग है, 4 उससे अलग है, जो ईन वाले होते हैं, बेंजीन, थोलीन, जाइलिन और मरकरी। मरकरी क्यों, टेम्परेचर आ गया ना, तो एक तरह से ऐसे याद रखने के लिए बताया, तो यानी कि 6 तो AIQ के हैं, एक्सेप्ट NH3 अमोनिया और लेड, ये नहीं है, और कौन कौन से हैं, ये है 4। अब एक और आता है इंडेक्स, एम्बियंट एयर क्वालिटी इंडेक्स, उसे भी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट देखती है, एम्बियंट हो जाता है, एम्बियंट एयर क्वालिटी इंडेक्स, मतलब उससे भी थोड़ा एडवांस बनाने की कोशिश की है, वो मैं आपको कल बताऊंगा। और तीनों पॉल्यूटेंट के कल बताऊंगा, वो भी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के आता है, उसमें एम्बियंट, उसमें क्या होता है 8+4, 4 और बढ़ जाते हैं उसके अंदर पॉल्यूटेंट, जो एयर क्वालिटी के 8 है, एयर क्वालिटी के 8 है, देखो एयर क्वालिटी के 8 है, सफ़र के कितने हैं, सफ़र के कितने हैं, 6 एयर क्वालिटी वाले, 4 ही सफ़र के हैं, 10 पॉल्यूटेंट है। और एम्बियंट के अंदर कितने आ गए ना, जो एम्बियंट आ जाएगा ए वाला, एम्बियंट एयर क्वालिटी इंडेक्स, इसके अंदर क्या आ जाएंगे, AIQI के 8 और प्लस 4 इसके अपने भी हैं, तो 12 पॉल्यूटेंट है एम्बियंट एयर क्वालिटी इंडेक्स की, ये भी अर्थ साइंस के अंडर आता है, पर इसे एडवांस बनाया जा रहा है AIQI से, मतलब कि एयर क्वालिटी से। सफ़र बिल्कुल अलग है, सफ़र वेदर फोरकास्टिंग भी देता है, उसकी मिनिस्ट्री भी अलग है, तो आपको थोड़ी सी ये चीज़ याद रखनी है। हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पेपर पे। फिर एक न्यूज़ आती है, लोक अदालत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को एक कर रही है, ट्रैफिक चलान्स होते हैं ना, अभी क्या करते हैं लोक अदालत का काम क्या होता है, जो बर्डन होता है ना, इसे बर्डन होता है कोर्ट के ऊपर, इतने सारे केसेस होते हैं, ये सब होते हैं, फिर ऊपर से पुलिस चलान करती है, वो भी कोर्ट में जाते हैं, उनको चेक करना होता है। तो क्या बोला है कि लोक अदालत जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है ना, मतलब ये चलान जाएंगी, जो पुलिस वाले चलान करते हैं, ट्रैफिक चलान होता है, वो लोक अदालत में आप सॉल्व कर सकते हो। ये लोक अदालत क्या है कि बर्डन कम करने के लिए लगाई जाती हैं, किसका बर्डन, जो कोर्ट के जुडिशरी का बर्डन है, उसे कम करने के लिए। लव आज़ाद, पर्सनल टू प्रोटेस्ट AIC, लव आज़ाद कैंपेस, दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले बहुत टाइम रहता है इनके पास, आर्ट वाले ये सड़क पे ही घूमते हैं, ऐसे नहीं बोल रहा मैं, पर वो उनका काम है ना सोशल चीज़ों से रिलेटेड, तो उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए, इसलिए वो सड़क पे घूमते हैं। ठीक है, तो हम थोड़ा सा लोक अदालत के बारे में देखते हैं। लोक अदालत ये पॉलिटी का बहुत अच्छा टर्म, मतलब पॉलिटी का एक, ये पूरा एक, इस पे पूरा एक चैप्टर है लोक अदालत पे, तो हम पूरा पढ़ लेते हैं। आज के बाद लोक अदालत आपको कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इतना लंबा लिखा है मैंने। एक तो ये पीपल्स कोर्ट होती है, क्योंकि लोक अदालत नाम में ही उसके लोक आ गया, लोग आ गया, तो एक पीपल कोर्ट होती है, और एक गाइडेंस मतलब बेस्ड होती है, गाइड जो अपने गांधीयन प्रिंसिपल है ना DPSP के, उनके ऊपर बेस होती है, तो ये एक तरह से पब्लिक के लिए लगाई जाती है लोक अदालत, और ठीक है गांधीयन प्रिंसिपल पे बेस करती है। इसका कंपोनेंट क्या है, ये एक अल्टरनेटिव आपको डिस्प्यूट रिसोल्यूशन सिस्टम देती है, जो डिस्प्यूट सॉल्व करने वाली चीज़ें होती है ना, जैसे कोर्ट हो गई, तो एक अल्टरनेटिव फॉर्म
है उसकी, जो मतलब कि डिस्प्यूट रिसोल्यूशन के लिए। ये इनफॉर्मल होती है, जैसे कोर्ट की तो एक फॉर्मल होगी पूरी लिखत पढ़त, ये इनफॉर्मल होती है और चीप होती है और एक्सपीडियस जस्टिस होता है इसमें, ठीक है ना। तो इसलिए लोग इसमें प्रेफर करते हैं जाना, इतने इनफॉर्मल, क्योंकि गरीब लोग हैं आपको पता ही है, उनको इतनी चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं होती, कोर्ट के नाम से ही डरते हैं। तो एक उन्हें उनके हिसाब से कोर्ट लगाई जाती है, आओ बैठो, पैसे वैसे ही मत दो, जो स्टैम्प में पैसे लगते हैं उसमें पैसे लगते हैं, वकील लेता है, ये लेता है, तो उन सबको कम करने के लिए ये बनाई गई थी। पहली बार ये कब लगी थी? गुजरात में लगी थी 1982 में। पर उसके बाद कोई सेक्रेटरी मतलब कोई बैकिंग नहीं थी, विदाउट कोई बैकिंग नहीं थी, कुछ लीगल कोई बैकिंग नहीं थी। फिर उन्होंने क्या किया, सरकार ने 1987 में एक एक्ट लेके आया, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, और इसको सेक्रेटरी बैकिंग दे दी लोक अदालत को, मतलब कि कानूनी उससे पीछे से बैकिंग दे दी। ठीक है, ये ऑर्गेनाइज कैसे होती है, ऐसे कौन, एक तो सर्विंग और रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर होते हैं, ये तो इसे सर्व करते हैं, ऐसे चेयर करते हैं, और इसमें लॉयर्स भी होते हैं, सोशल वर्कर भी होते हैं, सोशल वर्कर भी होते हैं। इसी से देखते देखते मतलब कि एक नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी बनाई गई थी। वो कब बनाई गई थी? वो भी इस एक्ट से ही बनाई गई थी। पर वो फोर्स कब हुई? फोर्स हुई नेशनल वाइड 9 नवंबर 1995, यानी कि मेरे जन्मदिन से एक दिन पहले, ये 1995 में नेशनल वाइड बनाया गया। ये वाली नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ये क्या करती है? जो गरीब लोग होते हैं ना, अलॉन्ग विद लीगल सर्विस प्रोवाइड कराती है फ्री ऑफ कॉस्ट। ये फ्री ऑफ कॉस्ट लीगल सर्विस प्रोवाइड करवाती है आपको। जो जैसे जो गरीब लोग होंगे, यूनिफॉर्म नेटवर्क प्रोवाइड 5 ईयर टू कंपोनेंट, मतलब तो ये क्या करवाती है पूरी चीज़, क्या है कि लीगल एक वीकर सेक्शन जो है ना सोसाइटी के, उनको एक तरह से फ्री लीगल सर्विस ये प्रोवाइड करवाते हैं। फ्री लीगल सर्विस, उनको वकील करके दे देंगे, उनके लिए केस लड़ लेंगे। तो आपको मुझे क्या बताना है, आपकी जो आपकी ये है ना नासला, जो है आपकी नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, ये क्या है आपको बताना है। इसमें किस किस कोई फ्री केस, ये किस किस को फ्री केस की सुविधा उपलब्ध कराती है। उसकी कुछ कंडीशन है कि आप इस सेक्शन से बिलोंग होने चाहिए, वुमेन होने चाहिए, वुमेन को कोई केस होगा, आपकी सैलरी इतनी चाहिए, तो आपको वो सारी कंडीशन जो है ना, वो आपको कमेंट में बतानी है, कमेंट में बतानी है। कौन है अभी ऑनलाइन? हाँ, काजल। हाँ, ठीक है। हाँ, तो आपको कमेंट में बतानी है कौन कौन सी कंडीशन के हिसाब से मतलब फ्री सर्विस देते हैं। सब कोई नहीं देते, फ्री सर्विस प्रोवाइड नहीं करवाते, उसके कुछ कंडीशंस हैं, वो आपको कमेंट में, मतलब कमेंट नहीं, वो आपको लिख के यार ग्रुप में शेयर करनी है। तो ये भी इसके साथ में बनाया गया था, पर फोर्स हुआ था 9 नवंबर 1995 से नेशनल वाइड में। ठीक है ना, यूनिफॉर्म नेटवर्क प्रोवाइड करवाता है। ठीक है ना, कॉम्पिटेंट लीगल सर्विस टू द वीकर सेक्शन के लिए, वीकर सेक्शन होते हैं सोसाइटी के, तो वीकर सेक्शन बताना है, उसकी डेफिनेशन में क्या क्या बताया है इन्होंने, कि कौन कौन होते हैं, वही आपको बताना है। अब इसकी जुडिक्शन कैसी होती है, मतलब कि लोक अदालत की कॉम्प्रोमाइज़ और सेटलमेंट करवाती है। ठीक है ना, कोई भी केस हो जो बिफोर कोर्ट के सामने चल रहा है, उसको भी सेटलमेंट करा सकती है। या फिर कोई केस, कोई पार्टी चाहती है कि मुझे केस लेके जाना है, मतलब कि एनी मैटर विच इज़ फॉलिंग विद इन द जुडिक्शन ऑफ एनी कोर्ट एंड नॉट ब्रॉड बिफोर द कोर्ट, कोर्ट के सामने भी नहीं है, उसे भी ये क्या करा सकती है, कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट करा सकती है। और कोई भी केस जो रेफ़र किया जाए कोर्ट के थ्रू, कोई कोर्ट रेफ़र कर दे केस की लोक अदालत में भेज दो सेटल करने के लिए, या फिर कोई केस ऐसा अगर पार्टी चाहती है वो ट्रांसफ़र होना, कि हमें लोक अदालत में लड़ना है, फॉर्मल कोर्ट में नहीं लड़ना। क्यों? कि फॉर्मल कोर्ट चीपर होती हैं, इनफॉर्मल वो एक्सपेंसिव होती हैं। फॉर्मल कोर्ट, उसमें कुछ आपको लीगलिटी, मतलब स्टैम्प खरीदने पड़ेंगे, ये खरीदने पड़ेंगे, पार्टी के पास पैसा नहीं होता, वो क्या करती हैं, डिमांड करती हैं इसे लोक अदालत में ट्रांसफ़र कर देना चाहिए केस, तो उन केस को भी ये देख लेती हैं। और ये क्रिमिनल केस को भी देख लेंगे। क्रिमिनल केस कौन से वाले? बस कंपाउंडेबल ऑफेंस होने चाहिए, वो कंपाउंडेबल ऑफेंस होने चाहिए, वरना सिविल के तो सारे केस देखेगी, सिविल के तो सारे केस देखेगी ये। क्रिमिनल भी देख लेगी ये, क्रिमिनल में भी सेटलमेंट वो करा सकती है अगर वो कंपाउंडेबल ऑफेंस में आता है। अभी आपको खुद थोड़ा आप दिमाग खुद लगाया कर, कंपाउंडेबल ऑफेंस कौन कौन से होते हैं जिसमें आपको ईजिली, मतलब इतने हैरिश तरह के क्राइम नहीं होते, मर्डर वर्डर नहीं होता है, जो छोटे छोटे होते हैं ये क्रिमिनल वाले, उसमें भी सेटल कर सकती है। फिर इसकी पावर कहाँ से आती है? इसको पावर मिलती है, वेस्टेज मिलती है सिविल कोड, जो हम कोड ऑफ प्रोसीजर यूज़ करते हैं ना सिविल वाला 1908, इससे पावर मिलती है। और ये मतलब अपना जो अवार्ड, मतलब ये सज़ा सुनाती है लोक अदालत, शैल बी डिम टू द डिग्री टू द सिविल कोर्ट और एन ऑर्डर ऑफ एनी अदर कोर्ट, उनको भी मतलब बोल सकते हैं, कुछ उनके डिसीजन है उसको भी चेंज कर सकती है उस अवार्ड को। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये वाली इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर इन्होंने कोई फैसला करा दिया या कोई सेटलमेंट करा दिया तो फाइनल और बाइंडिंग होगा, मतलब जो जो पार्टीज के बीच में फैसला इन्होंने करा है, फाइनल करा है, वो डिस्प्यूट का वो फाइनल होगा, बाइंडिंग मतलब बाइंडिंग होगा उस पार्टी, उन पार्टीज पर, वो अपील भी नहीं कर सकते उसे किसी अदर कोर्ट में जाके,
क्योंकि एक तो आपके लिए हम चीपर बना रहे हैं, फैसला करा रहे हैं इनफॉर्मल तरीके से बैठा के समझा के तुम्हें, और फिर तुम उसके बाद भी उसे डिस्प्यूट को आगे बढ़ाओगे, तो वो नहीं, इजाज़त बिल्कुल नहीं, अपील आप नहीं कर सकते। ये इंपॉर्टेंट लाइन है इसके लिए। और इसमें क्या होता है कि इस पे मतलब कि स्पेसिफाई देयर ओन प्रोसीजर। देखो जैसे वो अपना प्रोसीजर भी फॉलो कर सकती है, जैसे उन्हें पता है कि हम लोक अदालत लगानी है, जैसे उन्हें अच्छा लगे अपने तरीके से काम करवाना, मतलब कि जैसे हम कैसे में डिस्प्यूट को सॉल्व करना है, तो अपना प्रोसीजर कर सकती हैं अप्लाई, वो अपने तरीके से करा सकती हैं। फिर प्रोसीजर बिफोर द मतलब कि लोक अदालत डिम टू बी जुडिशियल प्रोसीडिंग विद इन द मीनिंग ऑफ इंडियन पीनल कोड 1860, मतलब इस ये एक्ट के अंदर भी ये अपना जुडिशियल डिम कर सकती है, इंडियन पीनल कोड 1860 वाले भी। और पावर इसे कहाँ से मिलती हैं, वो मिलती हैं इसे आपका कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर से। तो आपको ये लाइन इंपॉर्टेंट रखनी है, इसकी अपील नहीं कर सकते आप। और इसमें केस कहाँ कहाँ से आ सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। आगे चलते हैं, आगे क्या हुआ, परमानेंट लोक अदालत बनाने की बात उठी कि परमानेंट बना दो। ये लोक अदालत समय समय पे लगती थी। फिर क्या हुआ, 2004 में अमेंडमेंट किया गया उस वाले एक्ट में, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 में, और उससे क्या कर दिया, परमानेंट लोक अदालत बना दी गई। पर किस चीज़ के लिए, जो पब्लिक यूटिलिटीज़ के ऊपर डिस्प्यूट होंगे ना, आपने बिल नहीं भरा, आपका कनेक्शन कट गया, कोर्ट में केस चला गया, वो पब्लिक यूटिलिटी में आता है, तो आप किस में जाओगे, परमानेंट लोक अदालत में। वो इन्फॉर्मल तरीके, ठीक है आपको डिस्प्यूट है, इतने लाख का आपको बिल में, चलो आप 1-2 लाख कम कर लो, इधर पब्लिक यूटिलिटी वाले बैठे होंगे, बिजली वाले, आप इतने कम कर लो, तो इनका डिस्प्यूट खत्म हो गया, ठीक है साइन हो गया, आपको जज साहब ने साइन कर दिए, वो डिस्प्यूट खत्म हो गया। तो उसे बोलते हैं पब्लिक यूटिलिटी सर्विस के लिए परमानेंट लोक अदालत बना देगी। ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि चेयरमैन कौन होते हैं, यही होते हैं आपने चेयरमैन। 2002 की 2004? 2002 में बनाई गई थी परमानेंट लोक अदालत, 2002 अमेंडमेंट करके। आपने 2004 कहा इसलिए। सर ने 2004 कहा है? नहीं, आपने कहा। नहीं नहीं, मैंने 2002 बताया, अमेंडमेंट 2002 में किया गया था इस वाले एक्ट के अंदर, फिर ये परमानेंट बनाई गई थी। सॉरी, हो सकता है आज मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। और डिस्ट्रिक्ट जज और इसमें एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, वो इसे चेयर कर सकते हैं। और इसमें 2 पर्सन भी होंगे जिन्हें एक्सपीरियंस होगा पब्लिक यूटिलिटी सर्विस का, वो भी इसमें बैठेंगे जब ये परमानेंट लोक अदालत लग रही होगी। तो ये हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ देख ली है परमानेंट लोक अदालत से। और फिर आपका लोक अदालत से कैसी होती है, ये कब बनी, कब ये पहली बार की गई, गुजरात में 1982 में, पर स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं थी उसके पास। फिर बाद में की गई, कौन कर सकता है, रिटायर और सर्विंग जज, जुडिशियल ऑफिसर देख सकते हैं, लॉयर होते हैं, सोशल वर्कर होते हैं। फिर इसके नासला भी इसी एक्ट में बनी थी, पर वो फोर्स कब हुई, 9 नवंबर 1995 में। वो क्या करती है, फ्री लीगल एड प्रोवाइड करवाती है। वो एजेंडा यूनिफॉर्म नेटवर्क प्रोवाइडिंग है ना, मतलब कि आपको यूनिफॉर्म भी सबको अपना, मतलब उनके पास लीगलिटी होनी चाहिए ना। वकील, कोई गरीब है वो पैसे नहीं दे सकता, क्या वो वकील नहीं करेगा? तो उसको यही नासला वाले जाके उसे फ्री लीगल सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। तो वो मैंने आपको क्या नाम, मैंने इसको काजल को बताया कि आपको सेक्शन का नाम बताएं जो कंडीशन जिसको ये नासला फ्री सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, तो कौन कौन से उसमें आते हैं। फिर जुडिक्शन कैसी, सब मैटरों पे कोई भी मैटर देख सकती है, क्रिमिनल भी देख सकती है, पर वो कंपाउंडेबल ऑफेंस होना चाहिए। क्रिमिनल को भी देख सकती है, कोई भी केस या तो कोर्ट इसके पास ट्रांसफर कर दे, या पार्टी चाहे हमें लोक अदालत में सुनवाना है तो वो केस को भी ये देख लेगी। ठीक है ना। कोई केस अगर कोर्ट के सामने नहीं आया, पहले ही सेटलमेंट करना चाहते हैं लोक अदालत में, उस केस को भी देख सकती है। पावर कहाँ से मिलती है इसे। और ठीक है ना, इसका एक बार इसने फैसला कर दिया, बाइंडिंग है दोनों पार्टीज़ के ऊपर, अगर ये फैसला कर देती हैं तो ये सारी चीज़ इसमें दी गई है। फिर परमानेंट कंपनी 2002 में अमेंडमेंट करके बनाई गई, पर किस चीज़ के लिए, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस के लिए, कि उस चीज़ के लिए। क्योंकि आप खुद बताओ, आपकी बिजली कट गई, आपका मीटर रीडिंग काट गया, कौन काट गया, बिजली वाले काट गए। कोर्ट में जाओगे, कोर्ट के पास इतना समय ही नहीं है, इतने केस पड़े हैं उसके पास, आज नहीं तो आपका कनेक्शन लगेगा नहीं। क्या पब्लिक अदालत में जाओगे, हाथों हाथ बैठा के आपको वो डिस्प्यूट सॉल्व करा देते हैं, इनफॉर्मली पेपर लिखवा के दोनों से उस पर अटैच कर देते हैं, तो एक तरह से सॉल्व हो जाता है हाथों हाथ। तो क्या आपका मीटर लगेगा नहीं, अगर बिजली काट के चले गए, तो पानी की कनेक्शन काट के चले गए, कोर्ट में केस चला गया, तो क्या आपका लगेगा नहीं, तब तक केस चलेगा। तो उस चीज़ के लिए, पब्लिक यूटिलिटीज़ के लिए, फास्ट ट्रैक काम होने के लिए ये परमानेंट लोक अदालत बनाई गई है पब्लिक के लिए। अब हम आ जाते हैं अपने आगे वाले आर्टिकल पर, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। पहला जो आर्टिकल अब शायद वही आ जाएगा सीधा। फिर आता है एक मिजोरम। अभी क्या है कि रेलवे का कनेक्शन जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है ना अपनी, जो अपनी अपनी सिस्टर्स हैं, 7 सिस्टर बोलते हैं उन्हें, तो उनमें पूरे, अभी पूरे स्टेट में अभी तक रेलवे का कनेक्शन नहीं था। अभी मिजोरम को ऐड किया गया, मिजोरम की जो कैपिटल है ना, उसको भी इसमें ऐड किया गया, आइजल, उसमें उसको भी ऐड किया गया कि अब उसमें भी
रेलवे पहुंचा देंगे मिजोरम के अंदर भी। अभी तक 3 में है, किसमें? दिसपुर, अगरतला और ईटानगर। इन 3 नॉर्थ ईस्ट स्टेट में ही रेलवे का, अभी नॉर्थ ईस्ट जो रेलवे है उसकी रेल्स लाइन है वहाँ पे। अभी इन्होंने चौथी स्टेट कौन सी एक्ट की है, वो की है इसमें आइजल, मिजोरम भी इसमें आ चुका है। तो कितनी बची? मणिपुर बच गई आपकी, मणिपुर नहीं है आपको इसमें, है मणिपुर? मणिपुर नहीं है, मणिपुर बच गई। फिर नागालैंड है, नागालैंड नहीं है, नागालैंड बच गई। तो 4 5 6 और एक और बच गई। और कौन सी, आप बताओ कौन सी बच गई? सिक्किम। सिक्किम नहीं होती, वो 7 सिस्टर से बाहर आती है, मेघालय बच गई। ठीक है ना? तो मेघालय बच गई, वो 7 सिस्टर से बाहर आती है सिक्किम, ऐसे बोलते हैं 7+1, तो वो सिक्किम हो जाएगी, गैंगटॉक। तो मेघालय बच गई, मणिपुर नहीं है, मेघालय नहीं है और आपका नागालैंड नहीं है। अभी इनमें ट्रेन की सुविधा नहीं पहुंची है। 3 में ही है, त्रिपुरा, असम, अरुणाचल और अब मिजोरम में भी चली गई। तो ऐसे बोल सकते हो कि आपको लिखने के लिए आएगा। डेवलपमेंट के लिए क्या होता है आपको? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब ये नहीं फ़ोन मिलाना, वो रोड का भी, रेलवे का भी कम्युनिकेशन हो सकता है। अगर वो जहाँ या जितना फैलेगा तो डेवलपमेंट ऑफ द रीजन का बढ़ेगा। डेवलपमेंट बढ़ेगा रीजन का, तो आप वहाँ पे क्या होगा, लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट आएगा। और जो इंसल्टेंसी चलती है ना, यहाँ नॉर्थ ईस्ट में लड़ाई झगड़े चलते हैं, उनके पास काम होगा तो उस चीज़ के ऊपर नहीं जाएंगे और वो अपनी खुशहाली के लिए काम करेंगे, क्योंकि उनके पास काम है, डेवलपमेंट उस एरिया का हो रहा है। पर आपको एक चीज़ याद रखनी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वी हैव नॉट डिस्ट्रॉयड द इन्वायरमेंट, को डिस्ट्रॉय नहीं करना है, जो इतने दिनों से देखा जा रहा है। डेवलपमेंट इज़ ए गुड फॉर, बट वी हैव टू थिंक अबाउट आवर इन्वायरमेंट ऑल्सो, उसको भी बचाना है फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन। तो यही सारी चीज़ें इसमें आई है। अब आ जाता है, मैं 2 3 दिन से आपको डेली पढ़ा रहा हूँ, जो आपका ये है ना ओवर द टॉप OTT चैनल्स हैं, जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, ये हो गया, तो इन पर रेगुलेशन दी गई थी। आईबी ने कुछ रेगुलेशन दी थी, पर इन चैनलों ने क्या बोला, इन्होंने बोला हम अपनी सेल्फ रेगुलेट करेंगे, हम जो भी चीज़ डालते हैं उसे सेल्फ रेगुलेट करेंगे, उसमें उल्टा सीधा ना हो कोई ऐसा, कोई, पता ही है आपको, जो सब चीज जो आप देखते हो, कोई वेब सीरीज देख रहे हो तो उसमें खुली, उसमें अब्यूजिंग वर्ड चलती हैं, सब चीज़ ओपन, ये वो सब कुछ रह ही नहीं गया है। तो बस वही आप समझ लो, वो सेल्फ रेगुलेट करेंगे, बार बार उसी आर्टिकल पे आया है, यही सब उसमें बताया गया कि FIR होती है यूपी में अगेंस्ट अमेजोन प्राइम का, कोई तांडव करके आया था, उस पर लीगल प्रोसेसिंग, साइबर टेररिज्म, ये सब ये प्रमोट कर रहे थे, ये कर रहे थे। तो यही सब चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, पूरा इन्होंने खोल के बता दिया क्या क्या प्रॉब्लम करती हैं। कि चाइल्ड राइट के लिए कॉपीराइट, इनका भी ध्यान रखना है। अगर आप कोई रूल्स आप बना रहे हो, तो अगर आप कोई रूल्स रेगुलेशन बनाओगे तो प्लीज़ इन सब चीज़ का ध्यान रखना, चाइल्ड राइट का, कॉपीराइट का, इन्होंने कुछ बताया है इसमें बस। और ऐसी एक कमेटी मतलब बनी थी, किसकी कमेटी बनी थी? एक एक्सपर्ट कमेटी बनी थी, फिल्म सर्टिफिकेशन, चेयर बाय द श्याम मंगल। ये कॉपीराइट का मतलब क्या होता है? कॉपीराइट का मतलब होता है आपने कॉपी लिख दी अपनी, आपने एक कॉपी लिखी, आपने कोई चीज़ इन्वेंशन कर दिया, आपने कुछ बना दिया, आपने गाना गा दिया, ठीक है, उस गाने को अब दूसरे आदमी गाएंगे बैठ के, तो आप बोलोगे तो गाना मेरा है ना, ये तो मैंने लिखा है, तो आपका कॉपीराइट हो जाता है उस पर। नहीं तो इसमें पेटेंट वगैरह लेने के बाद कॉपीराइट लगा सकते हैं या मतलब ऐसे ही कॉपीराइट लगा देंगे? नहीं, कॉपीराइट पेटेंट उसने लिया हुआ है तभी तो कॉपीराइट लगाओगे आप, जब तक उसे लीगलिटी नहीं बनाओगे तो कॉपीराइट कैसे बोलोगे? वो बोलेगा मेरा है, आप कैसे बताओगे आपका है? आपने अगर उस पर पेटेंट लिया है तभी तो पता लगेगा ना कॉपीराइट इसने किया है, आपका पहले नहीं ले रखा है आपने। तो ये ओके। कॉपीराइट होता है। जैसे मैं अभी क्या कर रहा हूँ, हिंदू को पढ़ा रहा हूँ, हिंदू, चलो बोलता नहीं, सुनते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पता लगा मुझे ही पकड़ लिया कल को इन्होंने। तो इसमें क्या होता है कि मैं बता दूँ ना, मैं 2 3 मिनट शुरू के क्या करता हूँ, मैं स्टार्ट करता हूँ, एक बताता हूँ आपको, ये वाले नोट्स पढ़ाएंगे, ये पढ़ाएंगे, मैं हिंदू को डायरेक्ट ओपन नहीं करता मैं। वो 5 मिनट, दो शुरू की 1 मिनट होती है ना, उसमें ही वो चेक करते हैं बस, क्योंकि इतने सारे अपलोड होते हैं डेली, उसी में चेक करते हैं, अगर आपने वहीं से बीट कर दिया तो वो हो जाएगा। तो इन्होंने श्याम बंगल कमेटी बनी थी इस चीज़ को देखने के लिए, आप थोड़ा याद रखना, जो आईबी मिनिस्ट्री ने बनाई थी इन सब चीज़ों को देखने के लिए, और इन चीज़ों का ध्यान रखना है हमें जब हम कोई रेगुलेशन लेके आएंगे OTT के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वो खुद बोल रहे हैं हम खुद रेगुलेट, सेल्फ रेगुलेट करेंगे, अगर नहीं कर पाए तो आप बाद में कोई बैकिंग लेके आना। तो यही सब चीज़ में बताया गया और कोई चीज़ नहीं, बस आपको OTT याद रखना है कि क्या होते हैं ओवर द टॉप, क्या होते हैं इंटरनेट बेस्ड ओवर द टॉप, ये क्या होता है, बस ये थोड़ा याद रखना है। यही सारी चीज़ें, अभी कोई रेगुलेशन नहीं आई हैं, आएंगी इन फ्यूचर में तो हम डिस्कस कर लेंगे। अब बाइडेन ने कमिटमेंट किया कि रीजनल कॉपरेशन मतलब क्या करेंगे, मेजर वर्ल्ड पावर जैसे इंडिया, चाइना, अब आ गए हैं, देखते हैं क्या करेंगे। इंडिया US जो इंडिया टाई है उसमें क्या होगा, और आपका US चाइना की जो इशू ट्रेड वार के उसमें क्या होगा। तो अभी देखते हैं क्या क्या चीज़ चलेंगी, ताइवान, हांगकॉन्ग, फिर उनकी जो माइनॉरिटीज़ हैं, ये आपके इशू याद कर लो, चाइना में कौन कौन से इशू चल रहे हैं, एक तो ताइवान से चल रहा है उसका, फिर हांगकॉन्ग से चल रहा है, फिर वो आपके मैंने पढ़ाया था उगी जो माइनॉरिटीज़ पढ़ाई थी, जो मुस्लिम है, चाइनीज़ मुस्लिम है वो,
वो वाले वो हैं, वो उनके इशू चल रहे हैं। तो ये 3 इशू चल रहे हैं चाइना के अंदर, और कुछ नहीं है। देखते हैं ट्रम्प के बाद क्या होगा। ट्रम्प चले गए व्हाइट हाउस से, उन्होंने जो अपने डिसीजन लिए थे उसके बाद ये बाइडन क्या करते हैं, पर संकेत इनसे आ रहे हैं कि ये अच्छा काम करेंगे, जो भी संकेत ऐसे आ रहे हैं। अभी पूरा क्लाइमेट आता है, क्लाइमेट चेंज रिसाइलेंस एक्शन इन द स्टेप विद इंडिया, इन स्टेप विद इंडिया। अभी इसमें पूरा फोकस किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया पर। आपको याद है कि अभी लास्ट ईयर, तो मतलब जब लास्ट टू लास्ट ईयर ऑस्ट्रेलिया में भयानक आग लगी थी। आपका जितना ईस्ट साइड वाला ऑस्ट्रेलिया था, ईस्ट साइड वाला जिस पर पॉपुलेशन रहती है, वहाँ पे कौन सी रेंज है, कौन सी रेंज है, किसी को नहीं पता। ईस्ट साइड वाला, मैंने आपको रेंज बताया था, यहाँ पे ग्रेट बैरियर रीफ बताया था, उसके नीचे एक रेंज बताई थी। कुछ डार्लिंग वार्लिंग करके कुछ बताया था क्या मैंने? चलो वही रेंज है डार्लिंग, तो उसमें यहाँ पे आग लग गई थी, तो पूरा जल गया था। तो उसी को फोकस करते हुए इन्होंने पूरा ये आर्टिकल लिखा है कि क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए था। क्योंकि अभी क्या हुआ है, एक वर्चुअल क्लाइमेट अडेप्टेशन सबमिट हुई है जिसे नीदरलैंड ने होस्ट किया है। तो वो सबमिट हुई है, तो उसके अंदर कुछ बातें की गई है। फिर इंडिया को क्या करना चाहिए, वर्क विद इंडिया, ऑस्ट्रेलिया इंडिया के साथ मिलकर भी कुछ वर्क कर रहा है। तो यही सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। इस सबको मैंने नोट्स में निकाल लिया है। ग्रीन टेक्नोलॉजी क्या होती है, इन सबको मैं नोट्स में लिया हूँ निकाल के, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्लाइमेट के ऊपर हमेशा यूपीएससी मेहरबान रहता है। ठीक है, आते हैं वर्चुअल क्लाइमेट समिट हुई है, कैसे नीदरलैंड ने होस्ट किया है। जनवरी 26 और 25 जनवरी को ये मीटिंग थी, वर्चुअली थी, मतलब वर्चुअल फॉर्म में थी, वो ऑनलाइन तरह से। और एक कलेक्टिव एक्शन के लिए थी, क्लाइमेट रिसाइलेंस, जो मतलब रिसाइलेंट करने के लिए फ्यूचर के लिए, उसके लिए थी कलेक्टिव एक्शन, मतलब सबको एक साथ मिलकर कलेक्टिव एक्शन लेना है, उसके ऊपर ये मीटिंग थी। और ये किसमें क्या क्या बोला है ऑस्ट्रेलिया, मतलब क्या क्या इसमें आउटकम्स निकल के आए। एक तो बोला है कि जो ट्रेडिशनल हमारी प्रैक्टिसेस होती है ना बचाने के लिए क्लाइमेट को, उसको और मॉडर्न साइंस को एक साथ मिला दो, साइमल्टेनियसली उन्हें एक साथ मिला दो। ट्रेडिशनल नॉलेज प्लस मॉडर्न साइंस को एक साथ मिला के वर्क करना चाहिए साइमल्टेनियसली। ठीक है ना। उसके बाद कहते हैं कुछ न्यू स्किल और न्यू आइडिया होने चाहिए हमारे पास अब, जो रिड्यूस कर सकते हैं नेचुरल रिस्क जो आ रहे हैं ना, मतलब जो नेचुरल डिजास्टर आ रहे हैं उसको रिड्यूस करने के लिए कुछ हमारे पास न्यू स्किल्स और आइडिया होने चाहिए। इन्हेंस करने के लिए नेशनल डिजास्टर रिसाइलेंस है, उसको इन्हेंस करने के लिए कुछ हमारे पास न्यू आइडिया स्किल्स होने चाहिए। और फिर क्या होना चाहिए, कमिटेड होना चाहिए टू सपोर्ट द नेबरहुड। ये नहीं तुम अपने अपने बारे में सोचो कि अपना घर को ठीक करना है, आपको ये भी सोचना है आपके घर के बराबर में जो घर है उसको भी ठीक रखना है। क्योंकि क्लाइमेट आप अपने कंट्री का ठीक रखोगे, पूरे वर्ल्ड का खराब होगा तो आपकी कंट्री भी नहीं बचेगी। क्योंकि ये एक तरह से ग्लोबल कम्युनिटी को टैकल करना है, ग्लोबल कम्युनिटी को टैकल करना है। क्योंकि आर्टिकल अब मैं लिख सकता था पूरा, पर उसके मेन पॉइंट पढ़ने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये लिखने के लिए हेल्प करते हैं आपको आंसर। ये आपको उसमें तो आएगा नहीं आपको प्री में ऐसा, मतलब प्री में ऐसे तो पूछेंगे नहीं। इसमें क्या पूछेंगे प्री में कि ये वर्चुअल क्लाइमेट एडवाइजरी सबमिट किसने होस्ट किया, ये है प्री का पॉइंट। अब ये तो सब मेंस के चल रहे हैं ना, ये तो मेंस के चल रहे हैं। तो मेंस के हमने क्या निकाला कि सपोर्ट करना चाहिए नेबरहुड को भी और ग्लोबल कम्युनिटी को टैकल करने के लिए क्लाइमेट चेंज को, सबको एक साथ मिलकर, सबका साथ सबका विकास। और फिर क्या रिक्वायर फंड चाहिए, फंड चाहिए। जैसे क्या बोला था कि फंड कैसा, डेवलपिंग कंट्री को फंड देती है, डेवलप्ड कंट्री डेवलपिंग को फंड देती है। जो कि वो वॉकआउट कर गए थे, आपके ट्रम्प साहब वॉकआउट कर गए थे क्योंकि पैसा देने की बात आ गई थी, तो सोचा हम ये कुछ नहीं होता क्लाइमेट क्लाइमेट, वो पेरिस समिट से वॉकआउट कर गए थे। अब देखते हैं ये क्या करते हैं, बाइडन जी आए ये क्या करते हैं। क्लाइमेट की बात तो की है, तो ऐसे उसके फंड की ज़रूरत होती है, तो उस फंड को भी हमें मैनेज करना है। और फिर उसमें कुछ इनिशिएटिव आ जाते हैं जो इंडिया के और ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ चले। तो उसमें ऐसा बताया, एक CDRI है जो 2019 में स्टार्ट हुआ था, और हमारे PM मोदी जी ने स्टार्ट किया था। पूरे वर्ल्ड के लेवल के हिसाब से कोलिशन करना है इसमें। क्या करना है, डिजास्टर रिसाइलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कोलिशन करना है। तो ये CDRI किसका इनिशिएटिव है, मोदी जी ने स्टार्ट किया था 2019 में। ठीक है ना। तो ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में क्या क्या चीज़ है। और फिर उसके बाद चीज़ क्या आती है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये भी एक तरीके से वर्क करता है, तो दोनों ऑस्ट्रेलिया से दोनों का पार्ट है। तो ये मैंने फिर बताया, दो ही चीज़ आई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, वर्किंग विद इंडिया, मतलब इस लिखा है ना क्या क्या है। एक तो वो ये CDRI ये रहा, प्राइम मिनिस्टर इज अनदर एग्जांपल टू हाउ टू वर्क टुगेदर विद द पार्टनर सच एज इंडिया। फिर दूसरा है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, दो ही न्यूज़ है बस इसमें। फिर तीसरा ये वाटर मैनेजमेंट पे भी काम कर रहे हैं, पर पर्टिकुलरली कोई नाम नहीं दिया है इसमें, पर ऐसा लिखा है वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट पे भी काम करेंगे। ठीक है ना, इंडिया के साथ मिलकर। तो इसलिए मैंने लिखा नहीं है, मैंने ये लिखा है दो चीज़, CDRI और इंटरनेशनल सोलर अलायंस।
फिर आता है ग्रीन टेक्नोलॉजी की बात की गई। ग्रीन टेक्नोलॉजी क्या होती है, नोट्स में आ जाते हैं। ग्रीन टेक्नोलॉजी क्या होती है, डेवलपिंग करना है ग्रीन एनर्जी को, जो हमारे आने वाली जनरेशन है टुमारो के लिए, कि डेवलपिंग करना है। ग्रीन एनर्जी कैसे होती है, उसे एक्सक्लेट कैसे करेंगे, हाइड्रोजन फॉर्म में, जो मैंने आपको बताया ना, आईआईटी ने एक फ्यूल बनाया वाटर से, हाइड्रोजन चीपेस्ट फ्यूल है, आईआईटी कानपुर ने, आईआईटी दिल्ली ने बनाया हाइड्रोजन से फ्यूल। में एक भी आपको हेडिंग पढ़ाई थी, तो उस हाइड्रोजन फ्यूल को हमें आगे बढ़ाना है, क्योंकि उसमें कार्बन नहीं होता है। फिर हमें कार्बन कैप्चर करना है। कार्बन कैप्चर जो हम करते हैं, कार्बन कैप्चर कैसे करते हैं पता है आपको, हम कार्बन इन्फ्यूज करेंगे हवा में से, और उसे पत्थरों के बीच में जो स्पेस होता है उसमें इंजेक्ट करके पानी के अंदर डाल देते हैं, या फिर चीज़ें होती है उसमें कैप्चर कर लेते हैं कार्बन को। तो कार्बन कैप्चर, उसका यूसेज कैसे करना है, यूज़ और स्टोरेज कैसे करना है, सॉइल को कार्बन कैसे करना है, एनर्जी स्टोरेज कैसे करनी है टू बैकअप द रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है ना। और फिर मतलब कि डीकार्बोनाइज ट्रांसपोर्ट कैसे हम चलाएं, जो कार्बन से ट्रांसपोर्ट होता है ना, डीकार्बोनाइज कैसे करना है। फिर लो और जीरो इमिशन स्टील और एल्यूमिनियम जो करते हैं ना आपके, उनको कम करना है। तो ये सब कार्य एक तरह से ग्रीन टेक्नोलॉजी है, जो कार्बन के लिए काम करेंगे ना, कार्बन को कम करने के लिए, बचाने मतलब कम करने के लिए, जो तो उसे क्या बोलते हैं, ग्रीन टेक्नोलॉजी बोलते हैं। और ऐसा एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी सपोर्ट करती है, उसका प्रोग्राम है नेट जीरो इमिशन, उसने बात की है नेट जीरो इमिशन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, वो भी उसी में आया है। देखो मैं दिखा देता हूँ आपको, सब चीज़ कॉपी उसमें करता हूँ, ये तो पूरा वाला आर्टिकल हो गया यहाँ तक। फिर इसमें देखो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आया, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जो देवास में हुई थी जनवरी में, उसने इम्प्रेस पोटेंशियल दिखाया टेक्नोलॉजी टू सपोर्ट द ग्लोबल ट्रांजिशन टू नेट जीरो इमिशन के लिए। पता है नेट जीरो इमिशन क्या होता है? नेट जीरो इमिशन क्या होता है, आपने एक बात मानो, आपने 1 किलो कार्बन छोड़ा, तो उसको 1 किलो कार्बन को मतलब कि कैसे कर सकते हो आप, कार्बन की आपको ऑक्सीजन पैदा करनी है, तो उसमें क्या करना है, जितना आप इमिशन कर रहे हो ना, उससे 1 किलो किया आपने, तो उसे बचाने के लिए ऐसे कोई काम भी करोगे कि 1 किलो कंजर्व हो। जैसे आपने पेड़ लगा दिए, पेड़ के ऑक्सीजन देते हैं, वो 1 किलो ऑक्सीजन दे दी उन्होंने, तो आप 1 किलो क्या कर लो, 1 किलो आप कार्बन का इमिशन कर लो, तो बैलेंस बना दिया आपने, तो नेट जीरो इमिशन हो गया ना, आपने यूटिलाइज नहीं किया। हाँ, ब्रेक इवन, नो प्रॉफिट नो लॉस। हाँ, नो प्रॉफिट नो लॉस, तो इन्वायरमेंट का जितना आपने किया उतना कर दिया, पर ये भी सही नहीं है कहीं ना कहीं। तो इसका मतलब तो ये आप बढ़ाए जाओ और इधर भी बढ़ाए जाओ, ये थोड़ी मतलब होता है। तो ये भी कहीं ना कहीं ठीक नहीं है, पर नेट जीरो इमिशन जो कंडीशन चल रही है उससे तो ठीक है। फिर ये क्या बोलते हैं, इन दोनों कंट्री को और भी आगे मिलकर काम करना चाहिए, हाइड्रो स्टोरेज का, कॉस्ट इफिशिएंसी बैटरी के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, हाइड्रोजन के लिए, कोल गैसिफिकेशन के लिए, इन क्लीन एनर्जी के एडेप्टेशन टेक्नोलॉजी, फ्लाई ऐश मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी के लिए, इसमें भी आगे मिलकर इन्हें काम करना चाहिए। और लास्ट में एक ही बात बोलते हैं, सबको एक साथ आना पड़ेगा, पार्टनरशिप आर द की। सीधा बोलता है कि पार्टनर, एक तो पेंडेमिक टाइम आ गया है, बुरी हालत हो चुकी है, तो अब सबको साथ आना पड़ेगा क्लाइमेट एक्शन को कंट्रोल करने के लिए। वो तो सबको पता है कि मेरे घर का ही मैटर नहीं है, अगर बराबर वाला घर बेकार हो रहा होगा तो तुम्हारा घर तो ऑटोमेटिक बेकार होगा ही। तो ये वर्ल्ड को साथ पे आना पड़ेगा, ये पूरे आर्टिकल में यही बात की गई है। लास्ट जो आर्टिकल आता है वो बोलता है शिंकिंग हैबिटेट ऑफ डेस्परेट कैट। तो कैट क्या, वो टाइगर की जो हैबिटेट है वो कम क्यों हो रहा है, उसकी पूरी रिपोर्ट आई है, इसमें कुछ नहीं आया। पूरी ग्राउंड जीरो रिपोर्ट दी गई है, केस स्टडी दी गई है एक विलेज की। तो इसमें कुछ चीज़ जो इंपॉर्टेंट है, NTCA आया है जैसे इसमें, फिर तपेश वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आया है, फिर कावाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आया है। इसमें लोकेशन आई है टोडा ये अंधेरी टाइगर रिजर्व जो महाराष्ट्र में है, फिर चंद्रपुरा सुपर थर्मल पावर प्लांट उसके अंदर है, मतलब कि फिर ये कागज नगर और असीफाबाद है, ये तेलंगाना में कॉरिडोर हैं ये। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम पूरी इन्वेस्टिगेशन कर देंगे, NC इसकी भी इन्वेस्टिगेशन कर देंगे, ये नेशनल आपकी टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी क्या है, क्या करती है, फिर वाइल्ड लाइफ वाला जो आपका ब्यूरो है, सबकी वो कर देंगे, आज पोस्टमार्टम कर देंगे। तो हम आ जाते हैं अपने हिंदू पे, अपने नोट्स पे आ जाते हैं। नोट्स पे कहाँ आ जाएंगे, ये तो हो गया, ये भी हो गया। अब आ जाता है NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जिसको एक सेक्रेटरी बॉडी है। सेक्रेटरी बॉडी है तो कोई एक्ट से बनी होगी, एक्ट से जी बनी है, कौन से एक्ट से बनी है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इस एक्ट से बनी है, कब बनी है, ये बनी है 2005 में इस्टेब्लिश की गई है। 2006 में अमेंडमेंट किया गया था, किसके अंदर अमेंडमेंट किया गया था, इस वाले एक्ट के अंदर, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। मतलब 2005 में रिकमेंडेशन दी गई थी, टाइगर टास्क फोर्स ने रिकमेंडेशन दी थी कि हमें एक ये नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी बनानी चाहिए टाइगर को बचाने के लिए।
तो 2006 में क्या किया गया, अमेंडमेंट किया गया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को, और उसका क्या आउटकम निकला, ये बॉडी निकली उसका आउटकम। और क्या आउटकम निकला, और ये निकला कि हमने क्या बनाया, एक तो जो टाइगर है, जो अदर इंडेंजर स्पीसीज़ हैं, उन्हें मतलब क्राइम कंट्रोल ब्यूरो बनाना पड़ा हमें। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो होता है, जो इंडेंजर डिसीज जो हमारी स्पीसीज़ है या टाइगर को कोई हार्म पहुंचाता है, तो ये ब्यूरो देखता है उसे, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। ये भी इस एक्ट में ही बना था उसी टाइम पे, तब इसको अमेंड किया गया था। एक तो ये बॉडी बनी थी, अथॉरिटी बनी थी, और ये बना था WCCB, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। क्राइम को रोकने के लिए, कोई उसे मार के उसका व्यापार तो नहीं कर रहा, खाल तो नहीं बेच रहा, तो उसको ही कंट्रोल करता है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। तो दो हमें आउटकम पता लगे इस एक्ट से, 2006 में अमेंडमेंट करके ये बॉडी बनाई गई और ये बनाया गया। चलो, अभी किसके अंदर काम करती है, वही मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंट वाली मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है। और ये प्रोजेक्ट टाइगर भी यही चलाते हैं। एक सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, मैंने आपको बताया स्पॉन्सर, सेंट्रल सेक्टर, सेंट्रल कोर ऑफ द कोर स्पॉन्सर स्कीम, आप कोर ऑफ द स्पॉन्सर स्कीम। मैंने एक 4 मिनट की वीडियो डाली है, आप प्ले लिस्ट में जाना, वहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम है, 4 मिनट की एक वीडियो है, वो देख लेना, आप सब समझ जाओगे क्या होती हैं, कैसे होती है। अब इसमें क्या, सेंट्रल असिस्टेंट प्रोवाइड कराता है, जो स्टेट के पास टाइगर है ना पॉपुलेशन, उन्हें स्टेट को कंजर्व करने के लिए, बचाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देती है स्टेट गवर्नमेंट को। अभी अभी क्या रिपोर्ट आई है कि 2967 टाइगर है इंडिया के पास, और उसमें से भी आधे टाइगर 2 स्टेट के अंदर है, मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा है, फिर उसके बाद कर्नाटक आती है, 2 स्टेट के पास ही है। और ये ऐसा क्या पता लगा, 2008 में सेंसस हुआ था ना, उसमें 33% टाइगर की पॉपुलेशन बढ़ गई है, जो लास्ट में सेंसस हुआ 2014 के अकॉर्डिंग। तो ये यार एक चीज़ और आप समझ में आई, हर 4 साल में सेंसस होता है, जो लेटेस्ट वाला है 2018, और 33% बढ़ गए हैं, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में, फिर कर्नाटक में, और हाफ ऑफ द टोटल जितने हैं ना 29367, इसके हाफ 2 स्टेट के अंदर। तो हमने ये भी पढ़ लिया। फिर क्या आता है, अगर आपको बाउंड्री का अल्ट्रेशन करना है, टाइगर रिजर्व की बाउंड्री की छोटा कराना है, बड़ा करना है, तो इस बॉडी अथॉरिटी की रिकमेंडेशन चाहिए। और ये रिकमेंडेड किसे करती है, रिकमेंडेड करती है नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ को, ये रिकमेंड करती है, वो अप्रूवल देती है। ये अप्रूवल नहीं देगी ये वाली अथॉरिटी, NTC अप्रूवल नहीं देगी, अप्रूवल कौन देगी, वो देगी NBWL, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, ये अप्रूवल देगा, अप्रूव। अब ये भी इसके बारे में पढ़ेंगे, इसे कौन देखता है, ठीक है ना। तो मैंने आपको क्या बताया, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं NTCA के बारे में। NTCA क्या करता है, चेयर करता है मिनिस्ट्री ऑफ, जो मिनिस्टर होता है ना इन्वायरमेंट वाली मिनिस्ट्री का, उसको वो चेयर करता है। और इसमें स्टेट लेवल स्टीयरिंग कमेटी भी होती है, जो स्टेट लेवल पर डिसेंट्रलाइज करेंगे ना, सेंट्रल में बैठ के थोड़ी देख लेंगे, स्टेट को भी तो कुछ देंगे, वो अब टाइगर को अच्छी तरह देखो, तो उसके चेयरमैन कौन होते हैं, उस स्टेट के CM होते हैं, चीफ मिनिस्टर। जो स्टेट लेवल स्टीयरिंग कमेटी होती है, उसके कौन होते हैं, CM होते हैं, जो CM होते हैं, नॉट जो स्टेट का आपका वन मंत्री होगा ना, इन्वायरमेंट मिनिस्टर, वो नहीं, खुद CM होंगे उस स्टेट के। और जो NTCA को कौन देखता है, NTCA को इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के जो मिनिस्टर है वो चेयर करते हैं। चलो, अब इसमें एक बॉडी का जिक्र होता है, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। ये क्या है, ये भी एक तरह से स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसे कब बनाया गया, इसे भी अमेंडमेंट करके ही बनाया गया, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972, उसको अमेंडमेंट किया गया, तब ये बनाया गया, ठीक है ना, तब बनाया गया इसे। ये 1952 से ही है बॉडी। 52 में क्या हुआ था, इसका नाम क्या था, इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। एक तरह से एडवाइजरी बॉडी थी, स्टैट्यूटरी नहीं थी। स्टैट्यूटरी कब बनी, ये बनी 2002 में, जब इस एक्ट को अमेंड किया गया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का अमेंडमेंट किया गया। 2006 में किया गया, तो वो बनाया, ये दोनों बॉडी ये बनी, NTCA और वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। उससे पहले 2000 में भी किया गया, तो ये वाली बन गया था, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। पहले भी था पर एडवाइजरी बॉडी था, नाम भी अलग था, इसका नाम भी चेंज किया गया बाद में, जब इसे स्टैट्यूटरी बना दिया गया 2000 में, तो नाम भी चेंज कर दिया गया। नाम क्या कर दिया गया, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ कर दिया गया, जो पहले इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ था। चलो, अब इसको कौन देखता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, इसको चेयर कौन करता है, इसको चेयर कौन करता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, इसको करता है भारत का प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं। और वाइस चेयरपर्सन कौन होता है, वो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के मिनिस्टर होता है, जो आपका भी प्रकाश जावड़ेकर जी हैं, वो इन्वायरमेंट मिनिस्टर वो। और इसमें कुछ और चीज़ें भी हैं, इसमें जो डायरेक्टर जनरल, मतलब और कौन कौन मेंबर होते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट होता है ना, वो इसका मेंबर होता है। 3 MP होते हैं, 2 लोकसभा से, 1 राज्यसभा से। इतना मत याद रखना, बस आपको थोड़ा याद रखना है कि वाइस चेयर कौन होता है, चेयर कौन करता है, क्योंकि कन्फ्यूजन कहाँ करता है, NTCA को चेयर करते हैं प्रधानमंत्री, ऐसा UPSC ऑप्शनल में देगा, पर इसे NTCA को कौन करता है,
इन्वायरमेंट मिनिस्टर, और यहाँ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ को कर देगा कि इसे इन्वायरमेंट मिनिस्टर करते हैं, तो उल्टा कर देगा। तो इसमें क्या है कि एमपी भी होते हैं, एनजीओ भी होते हैं, जो एमिनेंट है अपने मतलब इकोलॉजिस्ट है, जो बड़े व्यक्ति हैं, इकोनॉमिस्ट है कोई, या फिर कोई कंजर्वेशनिस्ट है, तो वो भी इसमें होते हैं 10 आदमी। पावर टू रिव्यू कर सकता है, कोई नेशनल पार्क को, उससे रिलेटेड कोई इशू है उसको रिव्यू कर सकता है, यही कर सकता है। कौन कर सकता है? नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। और कोई अल्टर करनी है, बाउंड्री को छोटा बड़ा करना है नेशनल पार्क की, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, तो इसकी अप्रूवल लगता है, एनबीडब्ल्यू का अप्रूवल लगता है। और रिकमेंडेशन टाइगर रिजर्व की कोई बढ़ाना घटाना है तो एनटीसीए का रिकमेंडेशन आएगा इसके पास, तब ये चेक करेंगे। ये टाइगर रिजर्व का तो करना है तो एनटीसी का रिकमेंडेशन पे करेंगे, और किसी नेशनल पार्क है वाइल्ड लाइफ का ही करना है तो ये अपने उस पर भी कर सकते हैं, अप्रूवल पे भी। इसमें फिर एक चीज़ और है, नेशनल एडवाइजरी बोर्ड, क्योंकि एडवाइजरी तो देनी होगी ना स्टेट को, तो इसमें ये भी सेक्रेटरी बॉडी है, ये भी इसके अंदर बनी थी। पर इसे कौन देखता है? मिनिस्टर ऑफ चार्ज ऑफ फॉरेस्ट इन द स्टेट, इसका चेयरमैन होता है, जो मतलब एक कैबिनेट मिनिस्टर होता है साइड में, जैसे आपकी निर्मला सीतारमण बड़ी मिनिस्टर है, फिर वो जिसमें ठाकुर जी हैं वो स्टेट मिनिस्टर है, जो जीएसटी काउंसिल वाला वो चक्कर है ना पूरा, तो छोटे उनको वो इसे चेयर करते हैं, जो एडवाइजरी, ये एडवाइस करती है स्टेट गवर्नमेंट को। बात खत्म हो गई। अब कुछ लोकेशन जो आई हैं आज के हिंदू में वो मैं बताता हूँ। जो आपको आई है तादोपा अंधेरी टाइगर रिजर्व, ये महाराष्ट्र के अंदर है। फिर ये इसके अंदर कौन सा है? चंद्रपुरा, आपका चंद्रपुरा धूबल थर्मल पावर प्लांट इसके अंदर है, जो टाइगर रिजर्व है, थोड़ा इसका इशू है। फिर इंद्रावती टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में आपका। फिर तेलंगाना में कौन सा है आपका? आपका कजाक नगर और अशीफाबाद टाइगर कॉरिडोर है। कॉरिडोर क्या होता है? दो उसको जोड़ते हैं, दो उसको जोड़ते हैं, तो उसमें कॉरिडोर ये वाला कहाँ पे है? कागजगंज, कागज नगर और अशीफाबाद आपका कहाँ है? ये आपका तेलंगाना में। इंद्रावती कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। और टूलाबर्ता मतलब अंधेरी टाइगर रिजर्व कहाँ है? महाराष्ट्र में है। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब क्यों हैबिटेट डिक्लेयर हो रहा है? अकॉर्डिंग टू एडिटोरियल। एक तो फ्रेगमेंटेशन ऑफ हैबिटेट हो रहा है कि टूटते जा रहे हैं, छोटे छोटे बनते जा रहे हैं। क्यों टूटते जा रहे हैं? कि एग्रीकल्चर की उसमें इंक्रोचमेंट बढ़ता जा रहा है, पब्लिक खेती करते जा रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को आदिवासी करते हैं, उनमें आग लगा देते हैं। उसका नाम भी है इसमें शिफ्टिंग कल्टीवेशन, पादू। पादू ये आपको पादू, ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन की प्रैक्टिस चल रही है, इसलिए कम हो रहा है। माइंस हैं इसके बीच में, माइंस की वजह से उनके हैबिटेट छोटे हो रहे हैं। तो 3 रीज़न बताए इन्होंने। एक तो बता दिया एग्री इंक्रोचमेंट हो रहा है, उसके बाद पादू शिफ्टिंग कल्टीवेशन के साथ आग वाग लगा के वो हैबिटेट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, माइंस है। तो 3 इसमें बताए गए हैं बस। तो ये अपना पूरा ग्राउंड जीरो रिपोर्ट भी हमारी पूरी कवर होगी। हमने सारी बॉडियों के बारे में पढ़ लिया, एनटीसी को कौन करता है, वाइल्ड लाइफ उसे कौन देखता है, तो सारा हमने ये पढ़ लिया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? नेक्स्ट न्यूज़ खत्म हो जाती है। फिर मार्जिनल कम्युनिटी क्या है कि आईआईटी में पता है, आईआईटी में क्या होता है कि पीएचडी जो होते हैं ना, जो आईटीज होते हैं, जो मार्जिनल कम्युनिटी होती है, जैसे एसटी एससी ओबीसी, उनका मतलब बहुत कम परसेंटेज है पीएचडी करने में। देखो 2.7, 2.16, 2.2 तो लिखने के लिए है, तो आप लिख सकते हैं। एक तो हम बात करते हैं इनोवेटिव सोसाइटी बनाने की, साइंटिफिक इनोवेशन बढ़ाने के लिए। और जो मार्जिनल जो अपनी कम्युनिटीज है उनका पार्टिसिपेशन ही नहीं है पीएचडी के अंदर, कोई इनका पार्टिसिपेशन ही नहीं है पीएचडी के अंदर। तो आप ये थोड़ा याद रखना। नेक्स्ट न्यूज़ आती है, नेक्स्ट न्यूज़ किसी चीज़ से रिलेटेड है। सुप्रीम कोर्ट रिस्पॉन्ड टू आपके पिटिशन अगेन ट्विटर, वो ट्विटर की जो चल रहा है इशू। आगे क्या आता है? ये फिर आती कलेरी पट्टू। मैंने आपको बताया ना ये केरला की ट्रेडिशनल आर्ट है, मार्शल आर्ट है, तो ये आ जाती है। इससे मुझे रिलेटेड एक न्यूज़ बताऊंगा मैं आपको, पर मैं आगे चलता हूँ। फिर चाइल्ड माल न्यूट्रिशन के लिए यमन में यूएस एजेंसी ने मतलब वहाँ काम करना स्टार्ट किया है। चलो पढ़ लेंगे चाइल्ड माल न्यूट्रिशन क्या होता है। फिर भाई इटली के नए पीएम आ गए, मारियो दरागी करके, ये नए पीएम आ गए हैं, तो ऐसे याद रखना बस। और क्या है? और कुछ नहीं है। चलो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ जो कलेरी पट्टू से रिलेटेड आई है, मैंने उसके लिए कुछ ऐड किया है इसमें। ठीक है, अभी आपके खेलो इंडिया होने वाले हैं 2021 में हरियाणा के अंदर। हरियाणा के अंदर जो खेलो इंडिया होने वाले हैं, दंगल मूवी हुई थी, चोरी चोरों से कम है के, तो वहाँ पे होने वाले हैं। तो कुछ नेशनल स्पोर्ट्स ऐड कर दिए गए। जो हमारे ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट थी ना, उसको हमने अपना नेशनल स्पोर्ट्स बना दिए। कौन कौन से को बना दिए? 4 अपनी मार्शल आर्ट्स को कि खेलो इंडिया में इनके भी कंपटीशन होगा। एक आती है कलेरी पट्टू, जो केरला की है, जो एक्टर है आपके विद्युत जमाल, वो इसे को सीखते हैं, वही करते हैं कलेरी पट्टू, और ये केरला की। फिर आता है मलखम, वो मलखम होता है, लकड़ी का डंडा होता है, चढ़ के करते हैं। तो ये मध्य प्रदेश का और एमपी का ओरिजिन है, और ये महाराष्ट्र का एमपी में ओरिजिन होता है इसका मलखम का, और ये महाराष्ट्र का
स्टेट स्पोर्ट्स भी है। फिर आता है गटका, जो निहंग सिख होते हैं ना, अभी जो धरना चल रहा है, नीले कपड़े पहनते हैं, फिर वो तलवार वलवार रखते हैं, निहंग सिख जो होते हैं वो करते हैं, ऐसे वॉरियर के सेल्फ डिफेंस के लिए गटका का यूज़ करते हैं, तलवार से लड़ाई करते हैं। ये पंजाब का ओरिजिन है। फिर आता है थंगटा, ये मणिपुर की मार्शल आर्ट है, मणिपुर की थंगटा। तो ये चारों को ऐड किया गया है, किसके अंदर ऐड किया गया है, जो आपको नेशनल स्पोर्ट्स के अंदर ही ऐड कर दिया गया है। और खेले इंडिया में 2021 में जो हरियाणा में होंगे, पहली बार इनका परफॉर्म किया जाएगा। तो अब मार्शल आर्ट को भी ऐड कर दिया गया। तो आपको याद रखना है कौन सी कहाँ की है। तो यही आज की हिंदू की न्यूज़ थी, इससे ऊपर कोई न्यूज़ नहीं है। थैंक यू। फिर मैं रिकॉर्डिंग तो रोकी।